जरायुजण्डजानां च तथा संवेदजोद्भिदां भूतग्रामस्य सर्वस्य प्रभवं प्रलयं तथा आचारांश्चैव सर्वेषां कार्याकार्यविनिर्णयं यथा कामं यथा योगं वक्तुमर्हस्य शेषतः। सुबह 10 बजे से लेकर 11 बजे के बीच उपस्थित हूं आप सबके सामने। आज जिनकी कुंडली लेकर के आया हूं, इनका नाम बताऊंगा, माधव है। और इनकी कुंडली पे आने से पहले आपको मैं मनुस्मृति की अच्छी बात बता देता हूं। मनुस्मृति में अच्छी ही बात कही गई है, उसमें पद्धतियों पे विचार किया गया है और आपके क्या करने और क्या नहीं करने पे विचार किया गया है। वही मनुस्मृति जिसके बारे में लोग ये कह देते हैं कई बार कि भगवान मनु ने और ब्राह्मणों ने ग्रंथ अपने हिसाब से अपने आप को श्रेष्ठ बना करके लिखा गया है, जबकि उन मूर्खों को ये पता ही नहीं है कि ब्राह्मणों के पास समाज का सबसे ज्यादा उत्तरदायित्व होता है। वो कभी भी अगर समाज में कोई विकृति होगी तो उसका सबसे बड़ा दोष अगर कभी किसी को लगेगा और सबसे ज्यादा अगर हर्जाना किसी को भरना पड़ेगा तो वो ब्राह्मणों को है। ये ब्राह्मण कभी भी अपने हिसाब से इन्होंने ग्रंथ नहीं लिखे हैं। आप जरा विचार करिए, भगवान राम के वनवास के समय पे भारद्वाज ऋषि के आश्रम में जब भगवान का गमन होता है, जब जाते हैं तो वहां भीलों के राजा के साथ उनका आसन बराबर का लगाया जाता है, जबकि वो तो भील थे। जबकि भीलों के राजा ने मना किया था बैठने से, नहीं मैं भगवान राम का सेवक हूं, भले उनके साथ पढ़ा हूं तो क्या पढ़ा हूं, मैं तो छोटी जाति का हूं। उनका छोटा कहना ही उन्हें बड़ा बना जाता है। और साथ ही साथ भारद्वाज ऋषि साक्षात उनसे कहते हैं, नहीं कोई भी बड़ा और कोई भी छोटा नहीं होता, आप राम के मित्र हैं, उनके साथ पढ़े हैं, आपका भी सिंहासन उनके निकटस्थ का लगेगा। तो जरा विचार करिए कि रामायण में जब तुलसीदास बाबा ने यह बात लिखी है तो फिर मनुस्मृति में ऐसी बात कैसे लिखी जा सकती है? क्या तुलसीदास बाबा लिखते समय मनुस्मृति की बातें उनको याद नहीं रही होंगी? विचार करिए। यहां पे मैं आपको दिमाग से ये सारी बातें निकालने की है, आप लोगों को बांटने के लिए, भटकाने के लिए, पथभ्रष्ट करने के लिए, संस्कारों से हटाने के लिए, आपके घर में सेंध लगाने के लिए, भाइयों के बीच में बंटवारा करने के लिए ये सारी बातें पता नहीं किसने खो दी हैं। आता हूं विषय पे। यहां लिखा है जरायुज, अंडज, उद्भिज और स्वेदज, ये 4 प्रकार के जीव होते हैं। किसी का जन्म माता के गर्भ से होता है, जैसे मैं और आप। किसी का जन्म अंडे से होता है, जैसे सर्प और पशु पक्षी आदि। और किसी का जन्म पसीने से होता है, कृमि और कीट आदि, खटमल और माथे में जो जू पड़ती हैं वो। और किसी का जन्म धरती को फाड़ करके होता है, जैसे वृक्ष। अब बात आती है कि प्रत्येक जीव के कर्तव्य और उनके अधिकार अलग अलग हैं। यहां लिखा है बात, अनेक प्रकार के जीव होते हैं, उसमें कतिपय माता के गर्भ से जन्म लेते हैं, जैसे मनुष्य और पशुपति आदि, पशु पक्षी आदि, मनुष्य और पशु आदि। और उसी प्रकार अंडज, स्वेदज और उद्भिज जीव होते हैं। सभी प्राणियों का जन्म जैसे होता है तो उन्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ये कौन बताएगा? ये कौन बताएगा? अगर ये बात कहीं लिखी है तो वो हमारे धर्मशास्त्रों में लिखी है, और उसका पहला ग्रंथ भगवान मनु के द्वारा जो बनाया गया उसे मनुस्मृति कहा जाता है। ये बात यहीं तक खत्म। अब आगे बढ़ता हूं, आप लोगों को मैं कुंडली पे लेके आता हूं। मीन लग्न की कुंडली बनी है। इस कुंडली को समझने से पहले आपको यह समझना होगा कि इस कुंडली में चंद्रमा केंद्र में बैठे हैं, और सबसे पहले आपको अपनी कुंडली में चंद्रमा को देखना होगा। तो चंद्रमा को जब देखेंगे तो क्या कहेंगे कि चंद्रमा इनकी कुंडली में कृष्ण पक्ष के एकादशी का बैठा है। तो जब चंद्रमा कृष्ण पक्ष के एकादशी के होंगे, इसका अर्थ होगा कि अब जितने भी ग्रह होंगे ना, जितने भी ग्रह हैं नवग्रहों में, वो सारे ग्रह चंद्रमा का मुंह टुकुर टुकुर ताकेंगे। अरे बाप, ये तो पहले ही पापग्रह होके बैठे हैं। और केंद्र में गुरु के बारे में क्या बात कही गई है? जितने भी ज्योतिष हैं वो सबसे पहले यही कहते हैं, और ग्रंथ भी यही कहता है कि दशम स्थान में गुरु, या दशम स्थान में केंद्र में, लग्न स्थान में केंद्र में, चतुर्थ स्थान में केंद्र में, सप्तम स्थान में केंद्र के जो ये भाव होते हैं, वहां गुरु का बैठना
सर्व हितप्रद होता है और सभी प्रकार से जातक की सुरक्षा और संरक्षा करता है। इनकी कुंडली में गुरु स्वग्रही है, बलवान है, लग्नेश है, लक्ष्मी संपन्न योग बना रहे हैं, पर चंद्रमा कमजोर होने के कारण सबसे महत्वपूर्ण ग्रह चंद्रमा होते हैं, दूसरे नंबर पे गुरु महत्वपूर्ण होते हैं। चंद्रमा के पापक ग्रह और क्षीण हो जाने के कारण गुरु का प्रभाव भी थोड़ा कमजोर होगा और जातक को करियर में अनएस्टैब्लिशमेंट देगा। उसके दिमाग में बहुत सारे विचार बनेंगे, कभी ये कभी वो, कभी बोलेगा ये बनूंगा, कभी बोलेगा ये बनूंगा, कभी बोलेगा ये बनेगा। तो कुछ भी ना बन जाए और सब कुछ ना बन जाए। सवाल उठता है, आप कुछ भी नहीं बन सकते और सब कुछ नहीं बन सकते। दुनिया का प्रत्येक व्यक्ति कुछ ना कुछ अवश्य जानता है, पर कोई भी एक ऐसा व्यक्ति नहीं है जो सब कुछ जानता हो। बात है कि नहीं है? आप सब कुछ जान सकते हैं। आपका ध्यान राजनीति में हो सकता है, आप खेल के बारे में जानते हैं, आप धर्मशास्त्र के बारे में जानते हैं, आप अपने संस्कारों के बारे में आपको जानकारी है, आपका अनुभव अलग अलग क्षेत्रों का है, पर वस्तुतः आप ये कभी भी नहीं कह सकते कि आप सब कुछ जानते हैं। उसी तरीके से ये व्यक्ति कुछ भी नहीं बन सकता, पर ये सब कुछ नहीं बन सकता है। तो इनकी कुंडली में सबसे ज्यादा अगर कहीं पे ध्यान देने की आवश्यकता है तो पिता को सबसे ज्यादा इस बात की आवश्यकता होगी कि वो अपने बच्चे को क्या बनाना चाहते हैं, पहले वो क्लियर करें। क्योंकि चंद्रमा पापक ग्रह का है, ये क्षण चंद्रमा है, मंगल से दृष्ट होने से नेगेटिव हो जाएगा। और एक अच्छी बात इस कुंडली में ये बनेगी कि लग्न के ऊपर जन्म कुंडली में लग्नेश दशम स्थान में बलवान होकर के बैठे हैं और भाग्य भाव और धन भाव के अधिपति मंगल माता से सुख देने के साथ साथ घर में कई बार थोड़े बहुत कलह और घर से दूर रहने के भाव पैदा करके जो गुरु को देखेंगे वो भैया खूब धन देंगे। जो भाग्य भाव और धन भाव के अधिपति अगर लग्नेश को देखेंगे खूब धन देंगे। आपकी कुंडली में ऐसी बात है क्या? जरा चेक करिएगा, भाग्य भाव के अधिपति कहां बैठे हैं और धन भाव के अधिपति कहां बैठे हैं? लग्नेश पे उनकी दृष्टि है क्या? अगर ऐसी बात है तो निस्संदेह आपका धन आपके पास हमेशा ही रहेगा। तो इनकी कुंडली में दो बातें तो अच्छी हो गई, पर याद रखिए जितने भी शर्त मैं बता रहा हूं वो थोड़े थोड़े कमजोर होने के बाद ही फलीभूत होंगे, क्योंकि चंद्रमा कमजोर है। वस्तुतः जातक चंचल है, चपल है, शुद्ध है, मनस्वी है और बहुत ज्यादा उसके दिमाग में गलत बातें नहीं है। वो यशस्विता का गुण लेकर के पैदा हुआ है, वो शिक्षकीय गुण लेकर के पैदा हुआ है, वो मार्केटिंग उसकी बहुत अच्छी है, कैपेसिटी बहुत अच्छी है, उसका साहस, उसका धैर्य, उसकी भारीपन और उसके गंभीरपन का भाव कोई मोल नहीं लगा सकता। तो ये चीजें आपकी कुंडली में, बुद्धिमान सूर्य और बुध के कारण, तार्किक सूर्य और बुध के कारण, सुख और सभी लोगों का हित चाहने वाला, क्योंकि भाग्य भाव बलवान है, सूर्य और बुध बैठे। वैसे उन दोनों की युति इस कुंडली के लिए बहुत अच्छी नहीं होती है, पर ये युति इन लोगों को, ये जो बुध है ये चतुर्थ भाव के अधिपति और सूर्य जो है वो छठवें भाव के अधिपति हैं। इधर देखिए मेरी तरफ, तो सूर्य यहाँ छठवें भाव के अधिपति, तो व्यक्ति के अधिकारों को कोई छीन नहीं सकता है। और चतुर्थ यहाँ पे चतुर्थ भाव के अधिपति बुध, तो व्यक्ति अपने माता और पिता का आदर करने वाला और आदरणीय बनाने वाला होता है। इसके साथ साथ व्यक्ति को नौकरी मिलेगी और अगर वो नौकरी में नहीं जाएगा तो इसी चंद्रमा के कारण, पर अगर नौकरी मिलेगी तो ये सूर्य और बुध के इन दोनों भावों के अधिपति होकर के एक साथ बैठने के कारण। पर इसका एक और भी बड़ा अच्छा फल मिलेगा, वो बताता हूं। मंगल देखिए बुध की राशि में बैठे हैं और बुध देखिए मंगल की राशि में बैठे हैं। अब इसका फल क्या होगा? आप इसको ये कह सकते हैं कि ये परिवर्तन जो हुआ है वो किसका हुआ है? ये परिवर्तन चतुर्थ भाव के अधिपति का भाग्य भाव के अधिपति के साथ हुआ है। सप्तम भाव के भी अधिपति तो बुध होते हैं ना, पर मंगल यहां नहीं बैठे हैं। इस वजह से ये परिवर्तन भाग्येश और सप्तमेश का नहीं कहा जाएगा, ये परिवर्तन कहा जाएगा चूंकि मंगल यहां बैठे हैं तो चतुर्थ भाव के अधिपति का भाग्य भाव के अधिपति का परिवर्तन कहा जाएगा। दो ग्रह की राशि बनी बुध की, सप्तम और चतुर्थ के, पर मंगल बैठे हैं चतुर्थ भाव में। इस वजह से यह परिवर्तन भाग्येश और चतुर्थेश का कहा जाएगा। जो जातक को सुखी, चरित्रवान, माता पिता की सेवा करने वाला, श्रवण कुमार की तरह चरित्र रखने वाला, पत्नी से थोड़ा परेशान और उसके चंचल मन के कारण परेशान, स्वास्थ्य जनित समस्याओं के कारण थोड़ी बहुत परेशानी, और एक बात और कि व्यक्ति अपने पत्नी से जुड़ने के बाद उसका भाग्य और भी ज्यादा डबल ट्रैक पे होकर के गुजरता है। अब उसके बाद आपको मैं इनकी कुंडली में ये जो शनि और केतु बैठे हैं वो इनको देखिए जरा, तो शनि राहु केतु सबका प्रभाव 12वें भाव पे है। 12वें भाव से केंद्र में भाव बलवान बन रहा है, 12वें भाव से 5वें भाव में मंगल का बैठना, और लग्न पे किसी शुभ ग्रह का कोई प्रभाव नहीं।
चंद्रमा यहां पापग्रह होकर के देख रहे हैं। लग्न से केंद्र में गुरु का बैठना और भाग्य भाव के अधिपति का चतुर्थ में आना, पर चतुर्थ भाव के मंगल घर में कभी कभी कलह और व्यक्ति के मन को व्यग्र बना सकते हैं, माता के स्वास्थ्य को कभी कभी परेशान भी कर सकते हैं। भाग्य भाव के बाद जन्म कुंडली में अष्टम भाव के अधिपति का अष्टम भाव में बैठना व्यक्ति को मोक्षदायक और मृत्यु के बाद देवलोक में स्थान देता है। इसके अतिरिक्त यहां पे व्यक्ति का उच्च शिक्षा बहुत ज्यादा अच्छा रहे, व्यक्ति रिसर्चर बने, साइंटिस्ट बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, जो बनना चाहता है बन सकता है, क्योंकि अष्टम भाव के शुक्र कभी भी खराब नहीं होते। और यह हमेशा ही याद रखिएगा, जातक को बुद्धिमान, ऐश्वर्य संपन्न, बुद्धिशाली, अनुभवी और प्रकांड विधिवेता बना देते हैं। ये वो ग्रह हैं जो व्यक्ति को बहुत ज्यादा डीप थॉट में लेके जाते हैं, उसका अनुभव उसके शास्त्रों के बल पे बहुत ही ज्यादा गंभीर और बड़ा बन जाता है। उस शुक्र के ऊपर राहु की दृष्टि पड़ने से व्यक्ति वीर्यहंता हो सकता है, धन का खर्च करने वाला हो सकता है और पेट से संबंधित बीमारियों से ग्रसित रहने वाला हो सकता है। इस वजह से मसालेदार भोजन से बचना चाहिए। शनि मंगल राहु केतु गुरु से प्रभावित, ये भी एक नौकरी का योग बनाएगा, क्योंकि गुरु लग्न के अधिपति होकर के लाभ भाव के अधिपति को देख रहे हैं। ये अपने आप में दारिद्र दोष भी पैदा करेंगे। तो शनि की दशा में व्यक्ति को निश्चित रूप से बहुत ही ज्यादा सावधान और कुतर्की नहीं होना है, आलस्य नहीं करना है, प्रमाद नहीं करना है और किसी भी तरीके से किसी को भी धन देने से 1000 बार सोचना है। आप तो कभी किसी को दे नहीं सकते और कोशिश करिएगा व्यापार से पहले नौकरी मिल जाए, क्योंकि आपकी कुंडली में व्यापार अगर मिलेगा तो फिर आप धन की कमी से जूझने लगेंगे। कारण है क्योंकि आपकी कुंडली में अगर धन भाव पे गुरु और धन भाव के अधिपति पे गुरु की दृष्टि है, क्योंकि धन भाव के अधिपति मंगल पे गुरु की दृष्टि है, धन भाव पे गुरु की 5वीं दृष्टि है, पर वस्तुतः चंद्रमा के अनस्टैब्लिशमेंट में जाने के कारण, क्योंकि चंद्रमा ही वो रेगुलरिटी, उसके पास ही अथॉरिटी है कि वो कैसा धन आने देगा और कैसे धन जाए। तो जाने की गति तो बिल्कुल ठीक है, पर व्यय भाव पे शनि राहु केतु का प्रभाव है। इस वजह से व्यक्ति सेवा में, सुसुर्षा में आदि में, इन सब क्षेत्रों में उसकी कमजोरी नहीं होगी और वो कभी भी ऋण में दबके नहीं रहेगा, पर परेशानी आ सकती है इस शनि के कारण। मंगल और गुरु का संबंध जातक को धनवान बनाने के लिए काफी रहेगा। भाग्य भाव के अधिपति का चतुर्थ में बैठना व्यक्ति को माता और पिता के साथ संबंध में बहुत ही ज्यादा कोमलता देता है। पर वस्तुतः ये बात कि चंद्रमा केंद्र में है पर पापग्रह होकर के बैठे हैं, इस वजह से हमें सावधान भी होना होगा कि आपकी कुंडली में धन को लेकर के कोई असमंजस की स्थिति पैदा न हो। दशमांश कुंडली में लग्न के अधिपति का लग्न को देखना चंद्रमा और मंगल के साथ, जहां मंगल स्वग्रही चंद्रमा के साथ, बहुत अच्छी बात होगी, ये खराब नहीं है। यहां पर भी चंद्रमा केंद्र में, यहां पर भी चंद्रमा केंद्र में, सप्तम में चंद्रमा बली है। और बली इसलिए क्योंकि वस्तुतः वो माता के कारक होते हैं और उसे से सुख भाव में बैठे हैं। और माता के भाव की स्थिति यहां पे अगर देखते हैं, चतुर्थ भाव सुख की बात है, यहां के अधिपति गुरु पंचम भाव में अकेले। इस कारण से व्यक्ति को व्यायाम निरंतर करना चाहिए, सूर्य को अर्घ हमेशा देना चाहिए, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ अगर ना बन पड़े तो कम से कम सुन भी लेना चाहिए, गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ भी आपको कर लेना चाहिए। और इसके अतिरिक्त पीपल के वृक्ष में या बट वृक्ष में कभी कभी दूध अर्पित कर देना चाहिए। इसके अतिरिक्त हनुमान चालीसा का पाठ और गणेश संकटनाशक वगैरह मैंने अथर्वशीर्ष कह दिया है, वो उतना काफी है। इस कुंडली में लग्न 19 डिग्री 14 कला का रेवती नक्षत्र में पहले चरण में हुआ है। अब इसका अधिपति जो होगा, रेवती नक्षत्र के अधिपति होते हैं, रेवती नक्षत्र के चरण के अधिपति होते हैं, पहले चरण के अधिपति बनेंगे गुरु और रेवती नक्षत्र के अधिपति बनते हैं बुध। अब बात बने तो लग्न बना गुरु का, ध्यान से समझिए, मीन लग्न की राशि बनी, मीन लग्न की स्थिति बनी है तो गुरु अधिपति बन गए। रेवती नक्षत्र बुध का नक्षत्र होता है और उसके पहले चरण के अधिपति हो जाते हैं देवगुरु बृहस्पति वापस फिर से। तो गुरु की दशा इस कुंडली में बहुत अच्छी होगी, क्योंकि गुरु के ऊपर भाग्येश की दृष्टि है। एक और किसी अन्य पापग्रह के अतिरिक्त कोई शुभ ग्रह देख लेता है, जैसे केतु की दृष्टि है, पर अगर शुक्र यहीं बैठ जाते, चंद्रमा यहीं बैठ जाते या कहीं से भी बुध की दृष्टि पड़ जाती तो और भी ये गुरु को बल मिल जाता और व्यक्ति को रोग, व्यक्ति को स्वास्थ्य, व्यक्ति को धन, व्यक्ति को ऐश्वर्य, व्यक्ति का सुख, इन सब चीजों में जो जो थोड़ी बहुत कटौती होगी या हो रही है वो नहीं होती। इसका अर्थ है कि हमें सावधान रहने की निश्चित रूप से आवश्यकता है। और यहां बुध की दशा अच्छी जाएगी पर गुरु की दशा सबसे ज्यादा श्रेष्ठ जाएगी, जो जातक को सामाजिक, स्वास्थ्य से, व्यापार से, व्यवहार से, स्वभाव से, चिंतन से और हर एक तरीके से उसके सपोर्ट में खड़ी रहेगी। मंगल
और बुध की दशाओं में से मंगल की दशा अच्छी जाएगी। यहां पे मंगल ठीक होंगे, अवस्थागत ठीक है, राहु का नक्षत्र धारण किया है, राहु लग्न को यहां पे देख रहे हैं। इस वजह से कई बार माता का स्वास्थ्य और माता के साथ मतभेद ना बने। कभी कभी राहु मंगल की दशा में, शनि मंगल राहु केतु की अभी गुरु की दशा चल रही है, राहु की दशा चल रही है 2035 तक। इस वजह से लाजवर धारण कर लेना चाहिए। गणेश जी के मंत्रों का जप अवश्य कर लेना चाहिए। इसके अतिरिक्त आपकी कुंडली में क्रिएटिविटी आपकी बहुत अच्छी है, इंटरनेट का क्षेत्र आपकी कुंडली में बहुत अच्छा रहेगा। भाई बहनों का संबंध आपकी कुंडली में, बड़े भाई के साथ थोड़ा बहुत गड़बड़ हो सकता है, छोटे भाई के साथ आपके संबंध, ये शुक्र आपको कई बार मेहनत खूब करवाते हुए देखे जाएंगे। इस वजह से शुक्र की दशा में विशेष सावधानी बरतिएगा। उस समय आपका ज्ञान पक्ष बहुत अच्छा रहेगा और विदेश गमन, बाहर जाना, बाहर जाकर के रह जाना, विदेशी वीजा अप्लाई करना, बाहर की सरकार के साथ संबंध अच्छे से रखना, ये सब बहुत अच्छा रहेगा। पर फिर भी शुक्र की दशा में आपको मेहनत बढ़ानी होगी और वो मेहनत आपसे लेंगे। सूर्य और बुध में आपका अधिकार कोई छीन नहीं सकता है। आपकी वाणी, आपका प्रभाव, आपकी उच्च शिक्षा, आपका बाहर जाना, प्रसिद्ध होना, ये सब आपकी कुंडली में है। तार्किक और समझदार भी आप हैं। शनि की दृष्टि पराक्रम भाव पे, शनि की दृष्टि आयु भाव पे, तो यहां पे व्यक्ति के पास ज्योतिष का ज्ञान, धर्मशास्त्र का ज्ञान, धर्म का ज्ञान होता है और उसकी आयु बड़ी ही अच्छी होती है। पर चंद्रमा क्षीण है, इस वजह से स्वास्थ्य से संबंधित समस्या होती रहेगी। इसको अनुकूल करने के लिए सूर्य को अर्घ और कम से कम अकाल मृत्यु हरणम सर्वव्याधि विनाशनम सूर्यपादोदकम तीर्थम जठरे धारयाम्यहम, इस मंत्र से सूर्य को अर्घ दे करके, अर्घ दिया हुआ जल हो सके तो चरणामृत समझ करके पान कर लेना चाहिए, मतलब पी जाना चाहिए। उस जल को किसी पात्र में इकट्ठा करिएगा। मैंने इस पे कार्यक्रम बना रखा है, जाकर के आप देख सकते हैं। रविवार वाले कार्यक्रम के प्लेलिस्ट में वो लगा है, या यूट्यूब पर पहली बार वाला ऐसा ही प्लेलिस्ट है वो। ये बात मैंने इतनी बताई। इस कुंडली में गुरु ठीक, मंगल ठीक, सूर्य और बुध ठीक है, शुक्र ठीक है। अगर शुक्र के ऊपर राहु की दृष्टि है तो इसे भी मैं अच्छा ही कहूंगा, पर मंगल के ऊपर या भाग्येश और धन भाव के अधिपति के ऊपर राहु की दृष्टि पड़ जाने से व्यक्ति कई बार झूठ बोलने वाला, चंचल मानसिकता का और कई बार थोड़ा कड़वा बोलने वाला होता है। वैसे आयु बहुत अच्छी है और संपर्क सबके साथ अच्छा रहेगा। व्यक्ति का स्वभाव खराब नहीं है। नवमांश कुंडली में सूर्य के साथ राहु का बैठना पत्नी को धार्मिक और उसका नेत्र, उसके जो नेत्र होते हैं वो बड़े ही दार्शनिक होते हैं। मतलब नेत्र की बात, मैं भौतिकीय नेत्र की बात नहीं कर रहा, उसके जो विचार होंगे, उसका जो स्वभाव होगा वो दार्शनिक लेवल का होगा, उसका दर्शन अलग होगा और उसको समझना कई बार आपके वश के बाहर की बात होगी। क्योंकि यहाँ पे शनि बैठे हैं जो आपकी कुंडली के पराक्रम भाव के, शनि मंगल का संबंध कई बार कड़वा और कई बार कम्युनिकेशन को मजबूत नहीं होने देता है, लेकिन दाम्पत्य टूटेगा कभी नहीं। अगर विवाह करना हो तो तुला, कन्या राशि और तुला राशि, कर्क और वृश्चिक वालों से विवाह किया जा सकता है। जन्म कुंडली में दिशा उत्तर पूर्व बहुत अच्छी रहे। नक्षत्र में आर्द्रा, अनुराधा, हस्त, मृगशीरा और पुनर्वसु, भरणी, ये सब नक्षत्र अच्छे रहेंगे। थोड़ा कमजोर होगा रेवती और हस्त। इसके अतिरिक्त आपकी कुंडली में दिन गुरुवार का बहुत अच्छा है, अंक 3 बहुत अच्छा होगा, मतलब तारीख 3 अच्छा है। शुक्रवार और गुरुवार का दिन बहुत अच्छा रहेगा। इस कुंडली के हिसाब से धन कमाने की दिशा अगर कोई हो सकती है तो वो हो सकती है उत्तर, ये बात बहुत अच्छी है। विवाह की दिशा पूर्व बहुत अच्छा रहे। इस कुंडली में लग्न के अधिपति का दशम में बैठना लक्ष्मी संपन्न, धन के अधिपति का चतुर्थ में बैठना माता से सुख और कुटुंब का सुख, पराक्रम भाव के अधिपति का 8 में बैठना मेहनत खूब बढ़वाए, पर हाँ व्यक्ति को सोचने वाला और अनुभवी बना देता है। चतुर्थ भाव में मंगल कलह का कारण बनेंगे, माता को कष्ट और माता से कई बार मतभेद जाहिर है। राहु शनि मंगल की दशा में पंचम भाव की स्थिति केंद्र को देख रहे हैं, गुरु से केंद्र में है, मंगल को देख रहे हैं, क्रिएटिविटी है, पर व्यक्ति में क्रोध भी होगा, ये बात भी देखी जा सकती है। वो जल्दबाजी से युक्त हो सकता है और कई बार उसके काम थोड़े बहुत पिछलग्गू के शिकार हो सकते हैं। वैसे व्यक्ति के स्वभाव में किसी भी तरीके की नाफरमानी नहीं है। पंचम भाव के बाद षष्ठम भाव की स्थिति जन्म कुंडली में शनि यहां भी 5 नंबर में, यहां पे शनि 5 नंबर में और यहां पे शनि 9 नंबर में, यानी कि शनि के वर्गोत्तम होने के कारण इस कुंडली का व्यय संतुलित होगा और इस कुंडली में दुश्मनों से लड़ने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। उसका ध्यान इतना मजबूत है कि वो देख करके ही खत्म कर देगा। ऐसा सप्तम भाव की स्थिति ठीक बनी है और भाग्य की स्थिति ठीक है। अष्टम भाव की स्थिति आयु देती है। नवम भाव बलवान है, धर्म और ज्ञान, साथ ही साथ पूर्वजों का बल, पिता का सुख, ये सब बहुत अच्छा होगा। नवम भाव के बाद दशम भाव श्रेष्ठ बना है, पिता आदरणीय है, ये गुरुवत हैं
और ये निश्चित रूप से आपके जीवन के सबसे बड़े पथ प्रदर्शक हैं और साथ ही साथ शुभ चिंतक भी हैं। एकादशवां भाव दारिद्र दोष लगाएगा, देना नहीं है। 12वां भाव मुक्त करेगा और आपकी समाज में और साथ ही साथ आपके पास ये जो शनि की बात बन रही है ये थोड़ी सी गड़बड़ है, इस वजह से बजरंगबली की पूजा और उनका दर्शन अवश्य करिएगा। आपकी कुंडली में मंगल और शुक्र की स्थिति के बाद शनि की स्थिति बहुत अच्छी होगी। इस कुंडली में सूर्य 50 के बाद 100% परिणाम देंगे। चंद्रमा जन्म कुंडली में कमजोर है, 25% से भी ज्यादा 50% का परिणाम देंगे। मंगल 100% का परिणाम, बुध 25% का परिणाम देंगे, गुरु 25, शुक्र 25, शनि 100 का 100, मतलब वो आपको कई बार परेशान कर सकता है। इस वजह से सावधान भी रहना होगा और आलस्य बिल्कुल भी नहीं करना होगा। जितना ज्यादा हो सके अपने आप को और भी ज्यादा गंभीर बनाने की कोशिश करिए, मंथन करिए और दुश्मन ना बनाइए। राहु और केतु आपकी कुंडली में उनकी दशाएं कमजोर नहीं जाएंगी, अवस्थागत वो ठीक बैठे हैं। इसके अतिरिक्त मैं आपको अब आपकी कुंडली में होरा कुंडली बता देता हूं। जो अंश मुझे दिख रहा है उसके आधार पर मंगल और बुध की दशाएं आपको धनवान बनाएंगी। बाकी के जितने ग्रह हैं वो उनको अपनी दशा में वो आपसे मेहनत करवाएंगे तब धन देंगे। अगर मेहनत नहीं तो धन नहीं, पर मंगल और बुध थोड़े बहुत सामान्य काम भी करेंगे तो आपको वो धन दे देंगे। ये बात आपकी कुंडली में बन रही है। इस कुंडली में वाहन का सुख बहुत अच्छा है। इस कुंडली में पेट की कमजोरी हो सकती है। इस कुंडली में माता और पिता का बल बहुत अच्छा है। ये व्यक्ति राजा कितना होगा धनवान धन के मामले में, तो चंद्रमा और यहां चंद्रमा और यहां चंद्रमा, यहां पे चंद्रमा दृष्टकांड कुंडली में जो बन रहे हैं उसमें चंद्रमा की जो स्थिति बन रही है वो बन रही है। मतलब सामान्यतया ये व्यक्ति ठीक ठाक है, बहुत ज्यादा तो नहीं, पर हाँ इसको किसी के पास जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और निश्चित रूप से इस कुंडली में अगर कोई भी अच्छा काम करना हो तो मंगल, बुध, चंद्रमा और शुक्र, इन दशाओं में आप जा सकते हैं। कोई ट्रांसफर वगैरह करना हो तो शुक्र और राहु की दशा अच्छी रहेगी। लाभ प्राप्त करना हो तो गुरु की दशा और मंगल की दशा के साथ साथ चंद्रमा के बाद, चंद्रमा तो नहीं, बुध की दशा अच्छी रह सकती है। धार्मिक कृत्य और मांगलिक कृत्य और विवाह आदि करना हो तो इस कुंडली के हिसाब से बुध और मंगल साथ ही साथ चंद्रमा ये ठीक रहेंगे। अगर भूमि भवन वाहन से संबंधित अगर कोई काम करना हो तो मंगल, गुरु और बुध की दशा अच्छी रहेगी। एजुकेशन से संबंधित कोई भी निर्णय लेना हो, नौकरी वगैरह से संबंधित कोई भी काम करना हो तो मंगल और सूर्य की दशाएं आपके लिए लाभदायक होंगी। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।